तो हमें मेनली देखना है कि मौर्यन पीरियड के बाद कौन सी डायनेस्टीज रही हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड में। तो जो हमें मेन समझ में आता है कि मौर्यन पीरियड के डिक्लाइन के बाद जो एक सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसीज थी वो हमारी एक तरीके से खत्म हो गई थी। तो मेन फीचर जो हमें याद रखना है कि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था मौर्यन पीरियड के बाद, और वो बढ़ता चला गया विथ टाइम। और आपको सबसे ज़्यादा जो डिसेंट्रलाइजेशन दिखेगा वो राजपूत पीरियड में दिखेगा। तो अगर मैं टाइमलाइन बना के दूं आपको, तो टाइमलाइन कुछ ऐसी है कि मौर्यन है, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन है। फिर पोस्ट मौर्यन में आपकी बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता जाएगा। गुप्ता में भी डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी हद तक है। फिर राजपूत पीरियड में तो डिसेंट्रलाइजेशन का एकदम जेनिथ बोलेंगे हम, पीक है। राजपूत का मतलब ही वही है कि राजपूत, पूत को लैंड बोलते हैं। तो वो वर्ड का ओरिजिन ही यहीं से है। आपको ये याद रखना है कि पोस्ट मौर्य में ना डायनेस्टीज आपको ऐसे याद रखनी है, मैप मैप से याद रखनी है। ये इंडिया का मैप है अगर, तो जहाँ पे मौर्यस थे वहाँ पे किसने सक्सीड किया। मौर्यस तो एक तरीके से पूरे यहीं पर ही थे, बट सेंट्रल में किसने उनको सक्सीड किया, डेक्कन में किसने किया। ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि मौर्यस को जो इमीडिएट सक्सेसर थे जिन्होंने मौर्य को रिप्लेस किया वो थे शुंग। 185 बीसी से 73 बीसी तक थे वो। ठीक है। अब इनकी कैपिटल विदिशा थी, बाकी पाटलिपुत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इनका जो इस्टेब्लिशमेंट किया था वो किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, ये ब्राह्मण था। अभी तक जो हमारे मौर्य थे, उनके रिलीजन पे बात करें अगर, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अपना लिया था उनके एंड टाइम में। बिंदुसार आजीविका सेक्ट से इन्फ्लुएंस थे। और अशोक हमें पता ही है कि वो बुद्धिज्म को अपना चुके थे आफ्टर कलिंग वॉर। तो बुद्धिज्म को उनने फैलाने के लिए बहुत सारी चीजें करी। अब जब भी कोई रिलीजन फेमस होगा तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन भी उसके खिलाफ रहेगा ही। अब अपोजिशन कैसा अपोजिशन रहा है, बात ऐसी थी कि बुद्धिज्म फेमस किया अशोक ने, तो उसके कारण जो प्रीस्टली क्लास थी, जो ब्राह्मणिकल सेक्शन के लोग थे, वो बड़े नाराज थे उनसे, अशोक से। तो वो डिसकंटेंट बढ़ता गया, और वीक तो हो ही रहा था अशोक के बाद। जो उनका रूलर्स थे उनके बाद वो वीक तो हो ही रहे थे। तो जो ब्राह्मणिकल सेक्ट थे उनने सपोर्ट किया। किनको सपोर्ट किया, जो कि अगेंस्ट में थे मौर्य के, और उनको मौका मिला तो उनके सपोर्ट से एक जो बंदा था पुष्यमित्र सुंग, उसने डायनेस्टी को हटाया और अपनी डायनेस्टी बनाई। ठीक है। लास्ट रूलर कौन था मौर्य का? बृहदत्त था। ठीक है। तो आप अब आप समझेंगे कि ब्राह्मण रूलर आया है तो ब्राह्मणिकल चीज ज्यादा होंगी। बुक के हिसाब से पुष्यमित्र वॉज अ स्टॉन्च एडहेरेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। ऑर्थोडॉक्स हिंदू था, कट्टर हिंदू था वो। ठीक है। अब बात ये है कि वो कट्टर हिंदू तो था, बट फिर भी उसने बहुत सारे स्तूप बनवाए। जैसे स्तूप बनवाया उसने भरूच में। भरूच का स्तूप जो है बुद्धिज्म में काफी वैल्यू होल्ड करता है। आज के टाइम पे तो हमको वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, रेलिक्स ही है, मतलब आपको स्तूप नहीं मिलेगा वहाँ पे, बट था जो स्तूप वो इनने बनवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने। और इनने जो हमारे सांची में जो गेट्स हैं, जो स्तूपा के अराउंड गेट्स हैं, उनमें ऑर्नामेंटेशन भी पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। पुष्यमित्र का जो सक्सेसर थे, उनके बेटे थे, वो थे अग्निमित्र। और अग्निमित्र काफी फेमस है क्योंकि हमको पता है जो कालिदास का जो ड्रामा है मालविका अग्निमित्र, उसके वो लीड लीड एक्टर लीड एक्टर मतलब थे वो। तो हमको याद रखना मालविका अग्निमित्र किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है, जिसमें जो ये अग्निमित्र हैं वो पुत्र थे हमारे पुष्यमित्र के। कौन सी डायनेस्टी की? शुंग डायनेस्टी। हराया किसको था? बृहदत्त को मार के हटाया था। बृहदत्त कौन था?
लास्ट रूलर था मौर्यन डायनेस्टी का, कब हुआ था? 185 बीसी में। फिर वही वाली बात है यार कि पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र, उसके बाद सारे वीक ही रूलर्स थे। अभी तो सिर्फ 100 एक साल ही इनकी डायनेस्टी रही, और धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई इनकी। जो लास्ट रूलर था वो देवभूति था। ठीक है, तो हम ये चल रहे हैं सेंट्रल इंडिया में। कैपिटल क्या थी? विदिशा थी। ठीक है, विदिशा का एक और नाम भी है, और मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो अब आपको कुछ चीजें याद और रखनी है। अब हमने थोड़ी स्टोरी से तो समझ लिया कि क्या था। स्टोरी से हमने ये समझा है। अब हम समझेंगे कि उस पीरियड में शुंग डायनेस्टी के लोगों ने करवाया क्या। तो रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो भागवत रिलीजन था, वो इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि शुंग जो थे वो वैष्णविज्म को, आप बोल सकते हो कि जो वैष्णविज्म की रूट्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो भागवत जो रिलीजन था, वो उसका जेनेसिस आप मान सकते हो। ठीक है, फिर एक चीज और है कि जो एक हम वराह स्टेच्यू पढ़ते हैं, जो कि उदयगिरी केव्स में है, वो भी आपको इसी टाइम की बनी हुई है, इसी टाइम के आसपास बनी। फिर आपको एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, जो यूजुअली हमारे दिमाग से निकल जाती है, कि जो पतंजलि थे, जो एक हमारे फिलोसफर रहे हैं, है ना, जो कि महाभाष्य करके जो बुक है, ग्रामर पे है मेनली वो बुक। वो जो है पतंजलि, उनने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए पुष्पमित्र शुंग के लिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पतंजलि लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, सीडीएस में क्वेश्चन भी आया था इसी से रिलेटेड कि उनने जो पतंजलि हैं, वो अष्टधाई वाले जो हैं, पणिनि हैं, और एक और है कात्यायन है, उन तीनों का उनने क्रोनोलॉजी पूछी थी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पतंजलि 2nd सेंचुरी बीसी में थे। ठीक है, पणिनि जो थे वो उनसे पहले थे, 5th 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड। ठीक है, और जो कात्यायन है, ये इनके बाद के हैं, अपने पतंजलि के बाद से। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो पणिनि ने जो बुक लिखी थी अष्टधाई, वो पहली ग्रामर की बुक मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो उस पे कमेंट्री लिखी थी पतंजलि ने, जो कि बुक का नाम है महाभाष्य। ठीक, उसमें और भी चीजें हैं, बट मेजर मेजर तौर पे आप मानो कि ग्रामर की बुक है। उसमें हिस्ट्री भी लिखी गई है, मॉडर्न पीरियड की भी कहीं बात करी गई है। ठीक है, अब जो कात्यायन था, उसने क्या किया था, इन दोनों बुक्स पे कमेंट्री लिखी थी। ठीक है, कुछ वर्तिका करके बुक का नाम है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बट उसने इन दोनों पे कमेंट्री लिखी थी। ग्रामर ग्रामर वाली दोनों बुक्स पे इसने अपनी ग्रामर की बुक में कमेंट्री लिखी थी। तो जो कात्यायन है उसको मानते हैं कि उसने जो दोनों के व्यूज थे उनको मतलब बैलेंस करने की कोशिश करी थी। तो ये मैंने आपको चीज बताई है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब मैंने सांची वाला बताई थी कि जो गेट पे रेलिंग है वो शुंग पीरियड के टाइम पे बनी है। अब ना ये बुक में जो ये अदर एग्जाम्पल ऑफ शुंग आर्ट है, ये गलत लिखे हुए हैं, इनको काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो अमरावती स्तूप है वो बनवाया है हमारे सतवाहना रूलर्स ने, तो इसमें ये गलत तरीके से मेंशन है। तो आप इसको काट लें, और ये भी काट लें। यहाँ तक ये लोग थे ही नहीं, इनका तो सिर्फ सेंट्रल इंडिया में जो हमारा एमपी बिहार वाला रीजन है, यहीं तक थे सिर्फ शुंग। इतने पावरफुल ही नहीं थे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो नाम मैंने बताया था, पणिनि, अष्टध्यायी, पतंजलि, महाभाष, और कत्यायन, कुछ वर्तिका करके।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये फिफ्थ सेंचुरी BCE, ये सेकंड BCE, और ये शायद सेकंड AD में थे। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए, शुंग के बाद, शुंग को किसने हराया? शुंग डायनेस्टी के बाद आती है हमारी कण्वा डायनेस्टी। ठीक है ना। अब कण्वा जो थे, उनने कैपिटल अपनी रखी पाटलिपुत्र को। पहले कैपिटल थी मौर्य के टाइम पे पाटलिपुत्र, फिर शुंग आए। ठीक है, शुंग ने विदिशा कर दी। ठीक है, विदिशा करी, उसके बाद जो कण्वा है इनने पाटलिपुत्र कर दी। आपको ये भी याद रखना है कि शुंग के टाइम पे विदिशा के अराउंड बहुत सारी चीजें इनने डेवलप करी हैं, जैसे उदयगिरी केव्स मैंने आपको बताया था। तो वहां पे जो हमको इमेजेस मिलती हैं गॉड की, और वैष्णविज्म की जो मूर्तियां मिलती हैं, वो सब इसी पीरियड के अराउंड कंस्ट्रक्टेड है। मतलब सारी नहीं, पर कुछ। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कनेक्ट कर पाओ। अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान रहे कि जो भागवतिज्म है, हिंदुइज्म है, उसका रिवाइवल शुंग पीरियड के टाइम पे स्टार्ट हुआ है। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो उस चीज को आप सही बताएंगे। ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ 73 BC में क्या होता है। 73 BC में जो लास्ट रूलर थे शुंग के, वो थे देवभूति। उनका मर्डर कर दिया उन्हीं के मिनिस्टर ने। कौन थे? वासुदेव। और उनने उस गद्दी पे बैठे वो। ठीक है, और अपनी डायनेस्टी फाउंड करी, कन्वा डायनेस्टी। तो उनका नाम था वासुदेव कन्वा। आपको याद रखना है। ठीक है, इनका भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए था इनका रूल इस डायनेस्टी का, 73 से 28। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, जैसे हम एक पढ़ते हैं ना कि जैसे कोई बहुत बड़ा, बहुत अमीर व्यक्ति है, उसका घर है और आसपास में स्लम है। ठीक है, अब जो अमीर व्यक्ति है, उसके घर में कलेश चल रहा है और यहाँ पे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसके घर में। और बाहर तो वैसे ही स्लम्स है, या आप मानिए कि बहुत ही बैरबेरिक लोग रह रहे हैं बाहर। अब अंदर पता है कि कलेश चल रहा है, तो अंदर से भी टूटेगा ये। और जैसे ही अंदर से टूटा, तो बाहर से भी अटैक होंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि अंदर कुछ चीजें सही नहीं है। तो यही सेम चीज इंडिया में हुई थी कि जैसे ही मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न का डिक्लाइन होता है, तो हमारे जो इन्वेजन हैं वो स्टार्ट होते हैं। कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट रीजन से। ठीक है, तो हम उनके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, हम साउथ में बाद में जाएंगे, पहले हम इन्वेजन पे आते हैं। क्योंकि इन्वेजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो जो पहले इन्वेडर्स थे वो थे इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स। ठीक है, ये सेकेंड सेंचुरी BC में ही है, ये जाहिर सी बात है, जब डिक्लाइन हो रहा है। फिर इंडो ग्रीक्स के बाद आते हैं हमारे सकास। ठीक है, फिर सकास के बाद आते हैं हमारे कुषाण। ठीक है, तो हमारे लिए ये तीन ही मेन है कि सबसे पहले आएंगे हमारे इंडो ग्रीक्स, फिर सकास, फिर सकास के बाद कुषाण। सकास के साथ क्या होता है ना कि ये सबसे लंबी टाइम तक के लिए रहते हैं सकास, फर्स्ट से लेके फोर्थ AD। और ये जो इंडो ग्रीक्स और कुषाण है, ये थोड़े कम टाइम के लिए रहते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार शका आए तो इंडो ग्रीक के बाद थे, बट हमको 4th century AD में भी दिखते हैं, 5th century AD में भी दिखते हैं, गुप्ताओं से भी ये लड़ाई कर रहे हैं। तो इंडो ग्रीक से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुषाण समझाता हूँ। क्या है ना, थोड़ा सा आप मैप अगर समझो, मैप थोड़ा गंदा बना रहा हूँ, बिहेर करना है इस चीज से। यहाँ से इन्वेजन स्टार्ट हुए, इंडो ग्रीक्स आए। ठीक है, फ्रेश पेज लेके समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ से इंडो ग्रीक्स आए। ठीक है, और उनने इस एरिया में कैप्चर किया। ठीक है, अब इनके बाद आए हमारे शकास। शकास के साथ क्या हुआ, इनने इनको इधर से भी हटाया कई जगहों पे, और उनने ये रीजन भी कैप्चर किया, वेस्टर्न, जो हमारा गुजरात है। और यहाँ जो नॉर्दर्न रीजन में जो सकास थे, वो कुशांस के आने के बाद गायब हो गए, क्योंकि उनको कुशांस ने हरा दिया।
पर ये जो वेस्टर्न वाले थे वो रह गए, और ये काफी टाइम तक रहे। तो जो हमको ये कुषाण के बाद दिखते हैं, जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेंचुरी एडी तक जो हमें कुषाण शकास दिखते हैं, वो वेस्टर्न वाले हैं। इसलिए आपने पढ़ा होगा वेस्टर्न शटरप्स, इसलिए इनको बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न शका है। ये नॉर्थ वाले को तो कुषाणों ने हरा दिया, पर ये वेस्ट में रह गए थे और इनने काफी टाइम रूल किया। जैसे रुद्र दमन हम पढ़ते हैं, हम आएंगे इन पे। ठीक है, तो आप ऑर्डर समझिए। इंडो ग्रीक, फिर शाका, फिर कुषाण। ये सबसे लंबे टाइम तक रहे और ये लोग कम टाइम तक रहे। ठीक है, अब हम समझते हैं। ठीक है, अब मैं मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि कंटेम्प्रेरी चीजें हैं ये। ठीक है। छोड़ो, बहुत हो रहा है। कंटेम्प्रेरी चीजें हैं कि यहाँ पे जो है सेंट्रल इंडिया में शुंग आ रहे हैं, तो ये इंटरनल पॉलिटी गड़बड़ हो रही है। यहाँ सतवाना आ रहे हैं। अब इंटरनल, क्योंकि आप ये समझो, मौर्यन जो थे वो बहुत बड़े एरिया में थे। उनका रीजन आप मानो यहाँ यहाँ तक था वो रीजन। क्योंकि हमको देखने को मिलता है कि जो अशोकन अशोकन पिलर्स हैं वो पाकिस्तान में है, शहबाजगढ़ी में है, मानसेरा में है। अफगानिस्तान से कुछ चीज़ें मिल रही हैं हमें, कंधार से। ठीक है, हमको ये सब चीज़ें अगर मिल रही हैं तो हमें पता है कि इस वाले रीजन में भी मौर्य थे। अब इंटरनली वीक पड़ गए हैं, तो यहाँ पे ये जो फ्रंटियर्स है उनका ध्यान कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं रखेगा, तो ये लोग आएंगे। ये आए तो इनने इन चीज़ों को कैप्चर किया। तो आप ये मानो, ये जो शुंग थे ना, ये बहुत कम एरिया पे ही रूल कर रहे थे। ये इतने ही एरिया में थे। और नीचे थे सतवाहाना, और उसी टाइम पे यहाँ थे इंडो ग्रीक। फिर इंडो ग्रीक के बाद शक, फिर कुशाक। कुशाक यहाँ पे रह गए वेस्टर्न रीजन में, तो ये बन गए वेस्टर्न शत्रप्स। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अभी इन्वेजन वाला पार्ट, सतवाहना को बाद में करेंगे। ठीक है, तो शका में आप देख लो। शका नहीं, सॉरी सॉरी, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक्स में आप देखेंगे कि इंडो ग्रीक्स वे द फर्स्ट फॉरेन रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। मैंने बताया सबसे पहले यही आया था, तो ये फर्स्ट। ठीक है, अब इनमें हमें जब से सबसे ज्यादा जो फेमस है वो याद रखना है। कौन था वो? 165 बीसी से 145 बीसी तक जो था, मिलिंद। उसको मियंडर भी बोलते थे। ठीक है ना। और इसी का एक डायलॉग हुआ था एक बुद्धिस्ट, क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ। कौन थे वो? नागसेन। नागसेन के साथ एक डायलॉग डायलॉग हुआ था, जिसमें मियंडर ने उनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे रिगार्डिंग बुद्धिज्म। तो वो क्या बोलते हैं हम उस, वो एक बुक के फॉर्मेट में है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। ठीक है, तो वो थी किसकी वो बुक? वो नागसेन की थी। ठीक है ना, नागसेन। ठीक है, और वो कौन था? बुद्धिस्ट मॉन्क था। और जो हमारे ये मेंढर साहब थे, ये इनने फिर बुद्धिज्म में कन्वर्ट भी कर दिए। तो ये नागसेन है, नाग अर्जुन नहीं है। ये बात याद रखना, इस बुक में ना गलतियां बहुत है। ये जो नाग अर्जुन है इसको काट लीजिए, क्योंकि नाग अर्जुन जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो हमको बाद के पीरियड में दिखेंगे। उनका रोल अलग है, इनका रोल अलग है। तो नागसेन lived during the period of Menander, that is Milind, and a famous book written during the time was मिलिंद। ठीक है। ठीक है, अब इंडो ग्रीक रूल का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कि मैंने आपको शुंग पीरियड का इंपॉर्टेंस बताया, दैट इज द रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्डर। ठीक है ना, रिवाइवल ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म या हिंदुइज्म। ठीक है ना, भगवतिज्म। ठीक है ना, विष्णु जी। तो उसी तरीके से इंडो ग्रीक का जो सबसे बड़ा सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, वो है कि दे वर द फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स। ठीक है ना, ये आपको याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। और एक और चीज, मतलब ये फर्स्ट रूलर्स थे गोल्ड कॉइन इशू करने वाले, और ये फर्स्ट रूलर्स थे जिनने कॉइन्स जो इशू करे थे, उनसे आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि किन किन के हैं। क्योंकि उनने जो
कॉइन्स में जो कि पिक्चर्स ड्रॉ करे थे वो किंग्स के ड्रॉ करे थे, ठीक है ना। तो दे वर द फर्स्ट टू इशू कॉइन्स which can definitely be attributed to the kings, ठीक है ना। तो इनका जो इम्पोर्टेंस है वो हमको कॉइन्स के रिगार्डिंग ही मिलता है, ठीक है ना। इन्होंने सब बहुत सारे कॉइन्स इशू करे थे किंग क्वीन वाले, और गोल्ड कॉइन सबसे पहले रूलर थे जिनने गोल्ड कॉइन इशू करे थे। अब एक और चीज है। अब अब आपको ये पता है ग्रीक से आए कि इंडिया है। अब इनको इंडो की क्यों बोलते हैं? क्यों इनको हम ग्रीक्स क्यों नहीं बोल रहे कि ग्रीक इन्वेजन, इंडो ग्रीक्स क्यों बोल रहे हैं? क्यों वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग थे तो ग्रीक, पर ये जब इंडिया में आए तो ये यहाँ के कल्चर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए, एक्लेमेटाइज कर गए यहाँ पे, और ये लोग बन गए इंडो ग्रीक, ठीक है ना। और इसकी जो आपको पहचान मिलेगी, मतलब इसका आपको सबूत मिलेगा गंधार स्कूल में। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है ना, ये बेसिकली एक स्कूल है आर्ट का, जिसमें आपको ग्रीक फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन आर्किटेक्चर में, ठीक है ना। और ग्रीक फीचर्स को ही हम बोलते हैं हेलेनिक। ये मतलब एक टर्म है जो आपको याद रखना है कि they introduced Hellenic, that is Greek features in art, giving rise to Gandhar art in the northwestern India. गंधार मतलब अफगानिस्तान। तो जो गंधार स्कूल है उसको इनने स्टार्ट किया था, इनने इंडो ग्रीक्स ने, ठीक है ना। और उसमें था क्या बेसिकली ग्रीक फीचर, ग्रीक जो वहाँ का जो आर्टिस्टिक कल्चर है उसको वो लोग इंडिया में लेकर आए, ठीक है ना। और इनको इंडो ग्रीक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने यहाँ का भी कल्चर अडॉप्ट किया ना। क्या था यहाँ का कल्चर? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म यहाँ का अडॉप्ट किया, बट जो इनके फीचर्स थे, जैसे वो लोग वहाँ पे स्कल्पचर्स बनाते हैं, तो बालों का डिजाइन, चेहरे का डिजाइन, स्माइल, पोस्चर, वो सब चीजें वो लोग यहाँ पे लेकर आए। ऐसा मतलब वो लोग वहाँ की इमेजिनेशन यहाँ पे लेकर आए। तो ये थे हमारे इंडो ग्रीक्स, ठीक है। अब फिर शकाज आए उसके बाद। शकाज मैंने बताया फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फोर्थ सेंचुरी एडी, काफी लंबे टाइम तक रहे, ठीक है। इनको साइथियंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा है दे रिप्लेस द इंडो ग्रीक्स, बट ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है ना। कई जगह करा भी, कई जगह नहीं भी करा, ठीक है ना। Among the five branches of Saka with their seat of power in different parts of India, the most important was the one which ruled in the Western India till fourth century. मैंने जो कि बताया था ना आपको कि जो वेस्टर्न वाले पार्ट है वही सबसे लंबे टाइम तक रहे, क्योंकि इंडो ग्रीक्स आए फिर कुषाण आए, कुषाण, इंडो ग्रीक्स आए फिर शका आए फिर कुषाण आए, तो शकास को कुषाण ने हराया। तो जो शका थे वो कंसंट्रेटेड हो गए वेस्टर्न पार्ट से, ठीक है। अब आप में आपको, जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट रूलर बताया इंडो ग्रीक्स का, जो कि था मिलिंद, मियंडर, उसी तरीके से शका का जो मोस्ट फेमस रूलर था वो था रुद्रदमन, ठीक है। और ये किस टाइम पे था? 130 एडी से 150 एडी, ठीक है। अब ये फेमस क्यों था? ठीक है ना। ये फेमस इसके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के लिए भी था, बेसिकली जो मिलिट्रिकल कॉन्क्वेस्ट के लिए भी था, और इसके जो पब्लिक वर्क्स थे उन दोनों के लिए था। आपको ये बात याद रखनी है कि इसके जो मिलिट्री अचीवमेंट्स कॉन्क्वेस्ट थे उनके लिए भी फेमस था, और ये पब्लिक वर्क के लिए भी फेमस था। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किन के खिलाफ? सतवाहनस के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि सतवाहनस उस टाइम पे डेक्कन में थे, ठीक है ना। और ये लोग वेस्टर्न रीजन में थे, तो जाहिर सी बात है यार कि गुजरात और डेक्कन मतलब कि महाराष्ट्र, तो दे विल फाइट, ठीक है ना। तो उनके लिए फेमस था, और इनकी पब्लिक वर्क जैसे कि इनने जो सुदर्शन लेक थी, जो कि मौर्यन पीरियड के टाइम पे बनाई गई थी, ड्राई रीजन ऑफ सौराष्ट्र, हम पढ़ते हैं ना सौराष्ट्र रीजन में सूखा की प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे भी थी ये प्रॉब्लम। तो उस टाइम पे मौर्यन पीरियड में सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्ट करी थी, तो उस इस लेक का इनने रिपेयर कराया था, ठीक है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है। किसने कराया था? रुद्रदमन ने। रुद्रदमन कौन सी डायनेस्टी का है? शका का है, ठीक है। और अब शकास भी बाहर से आए हैं, ठीक है ना, बट उनने क्या किया, यहाँ की लैंग्वेज अडॉप्ट करी। कौन सी? संस्कृत, एंड दे बिकेम द पैटर्नेज ऑफ संस्कृत। And Rudradaman was the
first he issued the first ever long inscription is in संस्कृत, ठीक है ना, प्योर संस्कृत, जय संस्कृत, प्योर संस्कृत। तो इसलिए आप सोच रहे हो ना कि इंडो ग्रीक्स ने भी यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट किया, सकाज ने भी किया। सकाज ने थोड़ा सा हिंदुज्म को अडॉप्ट किया क्योंकि उस टाइम पे हिंदुज्म की लहर थी, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट रूलर्स मुझे नहीं लगता याद रखनी चाहिए, बट एक नहापाना भी याद रखना है, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 58 बीसी, 58 बीसी, ठीक है ना। 58 बीसी में उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। कहा, मतलब कि ये कहा नहीं जाता है, ये सच है कि उन्होंने सकाश को हराया था, ठीक है ना। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जो भी रूलर, इंडियन ओरिजिन का रूलर किसी भी फॉरेन रूलर को हराता था तो वो उपाधि लेता था विक्रमादित्य की, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जो उज्जैन के राजा थे उनने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली होगी, हमको उनका ओरिजिनल नाम नहीं पता, ठीक है ना, तो उनको हम विक्रमादित्य के नाम से ही जानते हैं। और जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने सकास को हराया, ठीक है ना। और जब हराया, जिस साल में हराया उस साल से स्टार्ट हुआ विक्रम संवत, जो कि स्टार्ट होता है 58 बीसी से। आपको ये बात याद रखनी है, 58 बीसी से कौन सा एरा स्टार्ट होता है, विक्रम संवत। मतलब जैसे कि क्या होता है ना कि कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ, कुछ बहुत बड़ी चीज हो गई हिस्ट्री में, तो हम उसको एक मार्क रखने के लिए हम उसको कुछ नाम दे देते हैं ना। तो वही नाम उस टाइम पे उनने दिया विक्रम संवत, ठीक है ना। ठीक है। अब ना ये बीच में ना, जैसे मैंने आपको बताया इंडो ग्रीक, शकास और कुशान्स, ये पार्थियन भी थे कुछ, ठीक है ना। मैं भी इनको इम्पोर्टेंट इतना मानता नहीं हूँ, बट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये थे फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी, काफी कम टाइम के लिए थे। पढ़ते हैं, ओरिजिनली द पार्थियंस लिव्ड इन ईरान, दे वर फ्रॉम ईरान, दे रिप्लेस्ड द सकास इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया बट कंट्रोल्ड एन एरिया मच स्मॉलर देन सकास, ठीक है। ये बेसिकली सकास के बाद आए थे, ठीक है। द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग वॉज गोंडाफेरनेस, during whose reign St. Thomas said to have come to India for propagating the Christianity। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी याद नहीं रहती इसलिए मैंने आपको बताएंगे, बट ये याद रखने लायक है कि जो गोंडा फेयरनेस थे वो आपके पार्थियन रूलर था, पार्थियन किंग था। पार्थियंस आए थे शकास के बाद, तो हमारा ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होता है, इंडो ग्रीक्स, शकास, पार्थियंस, बट शकास अभी भी हैं, ठीक है ना। और फिर कुशान्स, ठीक है ना। ISTK, ठीक है। ऐसे आता है इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और ये गॉन्डा फेयरनेस के टाइम पे ही सेंट थॉमस आए थे इंडिया में। तो कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि किस पीरियड में आए थे, तो ये आपको याद रखना है, पार्थियंस के, और वो है फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी। ये तो समझ में आता ही होगा आपको, 100 बीसी से 100 एडी, मतलब 200 साल, ठीक है। फिर है भैया हमारा इंपॉर्टेंट आ गया कुषाण। कुषाण में भी दो स्ट्रीम है, ठीक है ना। कुषाण का कभी क्वेश्चन है कि वो कौन से क्लैन से आए थे, तो वो यूची यूची क्लैन से आए थे। यूची यूची क्लैन से, कहाँ के, सेंट्रल एशिया का। इनने क्या किया था, पार्थियन को रिप्लेस किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है ना। और इनकी खासियत ये थी कि इनने अपने किंगडम को ना एक्सपैंड किया था, कहाँ तक, लोअर इंडस बेसिन से लेके अपर और मिडिल गंगेटिक बेसिन तक। मतलब ये आपके यमुना के तट पे आए थे, मथुरा में भी थे ये लोग, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि मथुरा में थे तभी तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आया था। वो किसने स्टैब्लिश करवाया था, कुशाण ने कराया था, ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि फर्स्ट कुशाण डायनेस्टी, हम सीधे आएंगे। हमको ये रबाता का इंस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हम इस चीज में आएंगे कि जो सेकंड कुशाण डायनेस्टी थी ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर था वो था कनिष्क,
ठीक है। अब कनिष्क क्या था? कनिष्क was the son, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। कनिष्क extended the Kushan power over Upper India. His capital was Peshawar, मथुरा। ठीक है। इनका इंपॉर्टेंट रूलर है सिर्फ कनिष्क, ठीक है ना, जो हमें याद रखना है। इसकी कैपिटल हमें याद रखनी है, कौन सी थी? पेशावर। पेशावर पाकिस्तान, और मथुरा इंडिया, ठीक है ना। और इसका ना अफगानिस्तान तक भी रूल था, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान भी हम आ ही जाता था। तो ना एक बहुत फेमस होटल है श- काबुल में, या कंधार में, अफगानिस्तान में, उसका नाम है कनिष्क होटल, ठीक है ना। उससे मुझे ये चीज याद है। तो कनिष्क जो था, उसने अपना जो पावर थी वो पूरे अपर इंडिया पे जमा के रखी थी, ठीक है ना। उसका पीरियड हमें याद रखना है, 78 AD से लेके 101 AD। ये याद नहीं रखना हमें, 78 ईयर, 78 नंबर याद रखना है, 78, ठीक है ना। इसने स्टार्ट किया था सका एरा, ठीक है ना, क्योंकि इसने भी उस टाइम पे सकास को हराया था, ठीक है ना। तो उनने इनने स्टार्ट किया सका एरा 78 AD, जो कि हमारी गवर्नमेंट भी यूज करती है, ठीक है ना। एंड इट इज यूज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सका एरा। आपको याद रखना 78 AD सका एरा स्टार्टेड बाय अपना कुषाण किंग कनिष्क, ठीक है। और जो 58 BC था वो था विक्रमादित्य जी ने स्टार्ट किया था, विक्रम संवत, ठीक है ना। इसको बोलते हैं 78 को सका एरा, ठीक है ना। कनिष्क का रोल क्या था ना, कनिष्क ने बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, ठीक है ना। एंड ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ महायान बुद्धिज्म, ठीक है। इन हिज रेन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कुंडलंगन कश्मीर। मैंने बताया ना, नॉर्थ इंडिया पे पोर्शन पे इसकी बहुत ज्यादा पकड़ थी, तो इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराई। अब क्या है ना, आप ये समझो, कनिष्क जो था उसने बुद्धिज्म को अपनाया। उस टाइम पे बुद्धिज्म में दो विंग्स चल रहे थे, एक हीनयान वाले और एक महायान वाले, ठीक है ना। कनिष्क ने महायान वालों को सपोर्ट किया, ठीक है ना। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो करवाई, और जो महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स थे, जो कि बुक्स के फॉर्म में थे, है ना, कोड्स के फॉर्म में थे, वो सब उस टाइम पे फाइनलाइज हुए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है ना। तो इसने बुद्धिज्म को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है और प्रमोट किया है। और एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में, कि इनके टाइम पे ना, इनके कोर्ट में ना बहुत ही तगड़े तगड़े लोग थे, जैसे कि अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन। ये तीनों जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था ना, ये नागसेन और ये नागार्जुन, नागार्जुन का रोल अलग है। तो ये जो वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, ये तीनों बुद्धिज्म से रिलेटेड है। जो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, शायद इसके हेड और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यही दोनों, इन दोनों में से ही थे, अश्वघोष और वासुमित्र में से। इनकी कोर्ट में एक फेमस फिजिशियन थे, कौन? चरक। जो हम पढ़ते हैं चरक हॉस्पिटल है ना, ऐसा। तो जो चरक थे वो इन्हीं के टाइम पे थे, इनके टाइम में, कोई अपने कनिष्क के टाइम पे। अब ये परसवा और मठरा आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अब कुशांस का मैंने बताया ना इम्पोर्टेंट क्या था कुशांस के लिए। अब एक चीज इम्पोर्टेंट थी कि इनने बुद्धिज्म को प्रमोट किया, जिसमें स्पेशली कनिष्क ने महायान बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा अपनाया और फैलाया। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कनिष्क ने स्टार्ट करवाया। और एक और चीज, ठीक है ना, कि कुशांस पहले रूलर थे इंडिया में जिनने गोल्ड कॉइन को वाइट स्केल पे इशू किया था। हम ये पढ़ते हैं कि इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। पहली बार जो गोल्ड कॉइन इशू करते हैं वो इंडो ग्रीक्स है, पर जो फर्स्ट टाइम लार्ज स्केल पे गोल्ड कॉइन को इशू करते हैं वो है कुशान, ठीक है ना। और कुशान जो थे वो कंट्रोल करते थे सिल्क रूट को, जो कि स्टार्ट होता था चाइना से, इनके एम्पायर से निकलता था, और फिर ईरान से लेके वेस्ट एशिया तक पूरा जाता था। और ये जो था ना, ये बहुत बड़ा सोर्स था इनकी ग्रेट इनकम का।
सिल्क रूट पे कैप्चर था कुशांस का। और अगली जो हमको लड़ाइयाँ दिखती हैं ना, वो सब इस सिल्क रूट पे कैप्चर करने के लिए ही हो रही थी, इंडिया में भी और जो बाद में यूरोप में भी होती है। ठीक है ना, क्योंकि जो रोड पे रूट पे कैप्चर करेगा वो वहां पे चेक पोस्ट बनाएगा, चेक पोस्ट बनाएगा तो टैक्स लेगा, टैक्स लेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ताकतवर बनेगा, सिंपल। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया है कि पोस्ट मौर्य में मौर्य के कौन सक्सेसर थे, ठीक है ना, कौन थे, शुंग थे, फिर कन्वा थे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया उसी टाइम पे इन्वेजन्स हो रहे थे, तो इन्वेजन्स का ऑर्डर मैंने करा दिया, इंडो ग्रीस है, उसके बाद शका है, शका के बाद पार्थियन है, पार्थियन के बाद आपके कुषाण है। ठीक है ना, फिर बच रहा है हमारा कौन सा पार्ट, डेक्कन वाला पार्ट। ठीक है, अब हम डेक्कन वाले पार्ट में हमको पता है कि कौन सी डायनेस्टी थी, वो थी सतवाहनास। ठीक है ना, ये थे 60 BC से 225 AD। इनकी कैपिटल थी प्रतिष्ठाना या फिर पैठन, महाराष्ट्र। कौन सी रिवर पे है ये, गोदावरी रिवर पे है। ठीक है ना, रिवर याद रखना बहुत जरूरी है, कौन किस पे है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मथुरा बताया है, मथुरा कौन सी रिवर पे है, यमुना रिवर पे। पेशावर आई एम नॉट श्योर कौन सी रिवर पे है। ठीक है, अब सतवाहनास जो थे वो मौर्यास के डेक्कन और सम पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेसर्स थे। ठीक है, इनकी एक और कैपिटल याद रखनी है आपको, धन्यकट, धन्यकटक। क्योंकि धन्यकटक में ना इनने बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं, आपको ये बात याद रखनी है। इनकी दो कैपिटल थी, पैठन और धन्यकटक। ठीक है, ठीक है, सतवाहनास आर कंसिडर्ड टू बी आइडेंटिकल आइडेंटिकल विद द आंध्रास। ठीक है ना, who were mentioned in पुराण, you don't know। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, फिर इनका जो फाउंडर था हमें याद रखना, सिमुक, सिमुक, एस सतवाना एस सिमुक। ठीक है ना, वो था इनका फाउंडर। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि जो हाला है इनका 17th रूलर था। ठीक है ना, और वो ऑथर था गाथा सप्तसती, गाथा सप्तसती। गाथा पढ़ते ना, गाथा सप्तसती। ठीक है, गुणाध्याया, ऑथर ऑफ बृहद कथा, वो भी इन्हीं के टाइम पे थे, होंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपको हाला याद रखना है कि हाला रूलर थे 70। ठीक है ना, गथा सप्तशती के ऑथर भी थे। ठीक है ना, फिर आपको जो इनका इंपॉर्टेंट रूलर याद रखना है वो है आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है ना, इसने ना सतवाहना पावर को रिवाइव कराया था। कैसे, सका रूलर को हरा के, कौन से को हराया था, नहापाना, मैंने बताया था ना, मैंने आपको बताया था, रुद्र दमन सका रूलर, उसने सतवाहना को हराया था। ठीक है ना, फिर सतवाहनास की तरफ से कौन स्ट्रॉन्ग था, गौतमीपुत्र सतकर्णी, सतकर्णी ने किसको हराया था, नहापाना को हराया था। ठीक है ना, और एक चीज है यहाँ पे आपको, जो सतवाहनास है ना, ये मैट्रिलिनियल आइडियाज को प्रैक्टिस करते थे। मतलब इनके जो नाम होते थे वो इनकी मम्मी से डिराइव्ड होते थे, जैसे गौतमी पुत्र। ठीक है ना, सतकर्णी। फिर है आपका, ये भी याद रखना है, गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज 23rd रूलर। ठीक है, फिर आपको याद जो रखना है वो है इनका लास्ट रूलर, वो है पुलवामी, पुलमावी फोर। ठीक है ना, 30th रूलर। ठीक है, फिर सतवाहनास का इंपॉर्टेंस क्या है कि दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड्स विद फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज टू ब्राह्मण्स। लैंड ग्रांट स्टार्ट करे थे भाई इन लोगों ने। इसी को तो बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन, कि अपनी लैंड किसी और को दे दे रहे हो आप, ये तुम लोग देख लो, तुम लोग समझ लो। तो इनने किनको देना स्टार्ट करी थी, ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। ठीक है ना, अब इसी के कारण की अथॉरिटी वीक हो गई, है ना, इसी के कारण की अथॉरिटी। सिंपल सी बात है भाई, अगर मेरा 1 एकड़ का एरिया है, उसमें से मैं 10, मतलब 0.2 0.3 एकड़ किसी और को दे दूं, तो मेरी तो पावर मैं शेयर ही कर रहा हूँ ना, पावर शेयर करूंगा, धीरे धीरे वो स्ट्रांग हो गया तो वो मेरे पे ही चढ़ेगा।
ये इन लोगों के साथ हुआ। तो जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो है, जो कि लैंड ग्रांट को एविडेंटली बताता है, वो इन्हीं के टाइम का है, फर्स्ट सेंचुरी बीसी। अब एक चीज आपको यह याद रखनी है कि जो सतवाहनास थे ना, ने बहुत सारे चैत्यास और विहार बनवाए। रॉक कट रॉक कट वाली बनवाए, मतलब चट्टानों को काट काट के नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में, महाराष्ट्र में बनवाए, जैसे कि नासिक, कन्हेरी, कारले। क्योंकि आपको ये बात याद रखनी है कि सतवाहना ना बुद्धिज्म को बहुत सपोर्ट किया, ब्राह्मणिज्म को भी किया, बुद्धिज्म को भी किया, बुद्धिज्म को थोड़ा सा ज्यादा किया। खुद ब्राह्मण थे वो, बट वो बुद्धिज्म को बहुत सपोर्ट करते थे। तो इनने ना नासिक में, कन्हेरी में, कारले में, भाजा में, ये जो यहाँ ऊपर लिखी है ना, ये भाजा, नासिक, अमरावती, यहाँ सब इनने बहुत सारी चीजें करवाई हैं बुद्धिज्म के रिलेटेड। स्तूपास जो कि एलोरा के आसपास मिलते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा सतवाहना पीरियड के ही है, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है आपको। तो इनने स्तूपास और विहारास बहुत बनवाए, ठीक है। फिर अमरावती में भी मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा जो स्तूपा था वो हुआ करता था, अब तो नहीं है वो, बट हुआ करता था, ठीक है ना। और नागार्जुन कोंडा, यहाँ पे भी ये दोनों सिटी याद रखनी है। एक जो इनका इंस्क्रिप्शन है वो है नानी घाट इंस्क्रिप्शन, जो कि टैक्स एग्जम्पशन गिवन टू लैंड ग्रांटेड टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उसको बताता है कि टैक्स की छूट दे देते थे बुद्धिस्ट मॉन्क को जो लैंड दिया उससे। हाँ, एक बात याद रखनी की जो अमरावती है और जो नागार्जुन कोंडा है, ये दोनों कृष्णा रिवर पे है, ठीक है ना। तो अमरावती भी कृष्णा रिवर पे है, नागार्जुन कोंडा भी कृष्णा रिवर पे है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो सतवाहनास की थी वो थी प्राकृत, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज थी इनकी, संस्कृत नहीं थी, प्राकृत ही थी। और सतवाहना इशूड द कॉइन्स इन लेड, मेनली किसमें इनने इशू करे थे, लेड। ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है यार, मतलब कि लेड कौन कर रहा है भाई यूज, कौन कर रहा है, डेक्कन में लोग कर रहे हैं क्योंकि वहां पे नहीं था, उनको गोल्ड तब तक शायद नहीं मिला होगा, तो उन्होंने कौन सा यूज किया, लेड किया। कॉपर, ब्रॉन्ज, पोटेन, कॉपर ब्रॉन्ज तो कर ही रहे थे, पहले ही हो गया था। लेड याद रखना है, लेड सबसे ज्यादा ये लोग यूज करते थे सतवाहना का। और जो इनको इनके जो सक्सेसर्स थे ना, इनको जिनने मतलब कि इनको सक्सेस करने वाली डायनेस्टी थी इक्ष्वाकुस, थर्ड सेंचुरी एडी में, इनका नाम याद रखना, इक्ष्वाकुस। तो जो मोटे मोटे तौर पे ब्राह्मणिज्म को वो प्रैक्टिस करते थे, बट बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। लैंड ग्रांट्स इनने स्टार्ट करे ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को देना, ठीक है ना। इसका आपको एविडेंस आपको नाने घाट इंस्क्रिप्शन में मिलता है। इसमें लैंड ग्रांट की भी बात हो रही है, और जो टैक्स एग्जेम्पशन ने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दिए इन लैंड ग्रांट पे की भी बात हुई है, ठीक है। इसी कारण के लैंड ग्रांट्स के कारण ही इनका जो अथॉरिटी वो वीक हुई, ठीक है। इनने बुद्धिस्ट के लिए चैत्यास बनवाए हैं, विहार्स बनाए हैं, रॉक कट महाराष्ट्र में, ठीक है ना, जैसे कि नासिक, कन्हेरी, कारले, ठीक है, एलोरा, वहां पे स्तूप्स बनवाए, वो भी रॉक कट ही थे। नागार्जुन कोंडा, अमरावती, यहाँ पे स्तूपास बनवाए। धन्य कटक एक स्कूल ही था, आप मान लो धन्य कटक में बुद्धिस्ट स्कूल स्टैब्लिश कराए थे। अब तो हमको उसका कुछ वजूद नहीं मिलता, पर वो उनकी कैपिटल भी थी, और वहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आके रहते थे और पढ़ते थे, ठीक है। और उनकी मेन कैपिटल कौन सी थी, पैठन या फिर प्रतिष्ठाना, जो कि थी गोदावरी रिवर पे, ठीक है। इनका फाउंडर था सिमुक। इंपॉर्टेंट रूलर में हमको याद रखना है हाला, जो कि 17th रूलर थे, जो कि ऑथर थे गथा सप्तशती के। फिर जो रिवाइवल जिस व्यक्ति ने सतवाहना का कराया, वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिन्होंने सका रूलर नहापाना को हराया था। और ये इनके 23rd रूलर थे। हाला 17 थे, और लास्ट रूलर थे पुलवामी 4, ठीक है। अब मैंने एक पार्ट छोड़ दी थी कि पोस्ट मौर्य में ना स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया गंधार, ये किसने स्टार्ट कराया था, इंडो ग्रीक्स ने, ठीक है ना। अब इंडो ग्रीक्स ने भी स्टार्ट कराया था इसको, बट इसको जो मेंटेन करते रहे वो शकाज ने भी मेंटेन किया, कुशांत ने भी मेंटेन किया, ठीक है। फिर मथुरा स्कूल था, उसको शका और कुशांत ने, ठीक है। अमरावती जो था वो सतवाहना से। तो आपको ये 3 स्कूल याद रखने हैं किसके, बुद्धिज्म के, अमरावती, गंधार, मथुरा, ठीक है।
अब जो गंधार से रिलेटेड है वहाँ पे ग्रीक का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ग्रीक स्कल्पचर का। मथुरा में उतना नहीं है, मथुरा में इंडिजिनियस फॉर्म के स्कल्पचर्स मिलेंगे, ठीक है। अब पोस्ट मौर्य टाइम में इम्पोर्टेंट पोर्ट्स याद रखने हैं। एक है आपका भरूच, गुजरात में भरूच, अरिकामेडु जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है ना, ठीक है, अरिकामेडु और भरूच, ठीक है। अभी एक लाइन दी थी प्लिनी ने, जो कि एक वेस्टर्न उस टाइम पे थिंकर था, प्लिनी। उसने दी थी बुलियन वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया, ठीक है ना। अब इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं उसमें से एक है जोग्राफिका, जो कि लिखी थी स्ट्रैबो ने, जोग्राफिका स्ट्रैबो, जोग्राफी टॉलमी, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। ये तीनों याद रखनी है, एसएससी में आ चुका है ये, ठीक है ना। तो जोग्राफिका स्ट्रैबो, जोग्राफी टॉलमी और नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। प्लिनी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि बुलियन वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया। ज्योग्राफिका लिखी थी, और प्लिनी ने बुक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। ज्योग्राफिका लिखी है आपके स्ट्रैबो ने, और ज्योग्राफी लिखी है टॉलमी ने, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, इंडिया के कॉन्टैक्ट से सेंट्रल एशिया से, चाइना से, रोमन वर्ल्ड से और साउथ ईस्ट एशिया से। जाहिर सी बात है, ये तो होना ही। तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी।